चंद्रमोहन पानी में भीगे वापस घर लौटे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने आते ही हिमावती से पूछा, कोई खबर आई बहू की? लो, ढूंढते तुम फिर रहे हो बहू को, खबर मुझे मिलती। मैं तो उस मोहल्ले में ही नहीं, सारे शहर में घूम आया हूँ, उसका कोई पता नहीं है। अब क्या होगा, केवल 15 दिन तो रह गए हैं इनाम मिलने में। उसके मोहल्ले में एक एक आदमी से कह आया हूँ कि हम लोगों ने मन से उसे बहू मान लिया है, वो जहाँ कहीं भी हो घर आ जाए। एकाएक दरवाजे के पास से एक आवाज आई, तो क्या माधवी कहीं चली गई? चंद्रमोहन और हेमावती ने चौंक कर देखा और दरवाजे के पास खड़े नलिन को देखकर वो बुरी तरह उछल पड़े। नलिन की दोनों बगलों में बैसाखियां थी, दोनों टांगों और हाथों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। चंद्रमोहन अनायास चीखे, नलिन ये क्या हुआ तुझे? नलिन मेरे लाल। हेमावती कांप गई। फिर वो दोनों नलिन की ओर लपके जिसे 2 नर्सिंग वार्ड बॉय संभाले हुए थे। हेमावती ने नलिन का चेहरा दोनों हाथों में लेकर कपकपाती आवाज में कहा, हे भगवान, यह क्या हो गया मेरे लाल को? क्या हो गया बेटे? चंद्रमोहन ने रुआंसी आवाज में कहा, यह क्या हो गया तुझे? हेमावती और चंद्रमोहन रोए पड़ रहे थे और नलिन का चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया था। दोनों वार्ड बॉयज नलिन को संभालकर दालान तक आए और वहां बिछे पलंग पर बिठा कर चले गए। हेमावती दौड़कर अंदर से तकिए ले आई और तकिया लगाकर नलिन को लिटा दिया। चंद्रमोहन ने बेचैनी से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ बता तो सही, आखिर क्या हो गया तुझे? तू इतने दिनों से था कहाँ? नलिन ने निर्बल सी बैठी बैठी आवाज में कहा, पहले मुझे इतना बता दीजिए, मेरी माधवी कहाँ चली गई? हेमावती और चंद्रमोहन के चेहरों पर भूचाल से दिखाई दे रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा तो नलिन ने कहा, आप दोनों को अपने बेटे से अगर जरा भी प्यार है तो कुछ मत छुपाना। हेमावती ने बड़ी मुश्किल से कहा, बेटे हम जानते हैं तुझे बहू से बहुत प्यार है, तूने बहू के लिए अपने माता पिता तक को छोड़ दिया, लेकिन बहू ने जिस तरह तेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है वो कहते हुए भी शर्म आती है। कैसी ठेस माँ? बेटे वो माँ बनने वाली थी और तुमने उसे कुर्ता समझकर घर से निकाल दिया। बेटे क्या हमने गलत किया था? हाँ माँ, बहुत गलत किया। माधवी कुर्ता नहीं थी, वो मेरे बेटे की ही माँ बनने वाली थी। क्या? हेमावती के मस्तिष्क को झटका सा लगा। मगर बेटा ने आश्चर्य से कहा, तू तो? हाँ बाबूजी, मैं अपनी माधवी से रोज मिलता था, बर से लटक कर, सलाखों के दोनों ओर बैठकर उसे अपने पिंजरे में बंद कर रखा था ना। हम दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को देख लेते थे और बातें कर लेते थे। जिस दिन माँ कीर्तन में गई थी आप एसएम के घर, मैं 10 बजे रात से 3 बजे रात तक घर में रहा था। फिर जब आकर कमरे में आप चले गए थे तब मैं चुपके से निकला था। उसने पाप किया न मैंने, हम पति पत्नी थे। हाँ, आपने उसे कैद कर रखा था। चंद्रमोहन और हेमावती सन्नाटे में रह गए थे। दोनों के चेहरों के रंग बार बार बदल रहे थे और नलिन धीरे धीरे कह रहा था, फिर उसी रात जब मैं छत पर से बरगद की टहनियां पकड़कर उतर रहा था, मेरे हाथों से टहनी छूट गई और मैं पिछले गड्ढे में जा गिरा। हे भगवान, हेमावती ने कांपकर कहा, मेरी यह हालत उसी एक्सीडेंट से हुई है। 15 दिन तक मौत से लड़ने के बाद तो मुझे होश आया था। मैंने तब पुलिस के सामने स्मृति खो जाने की एक्टिंग की ताकि घर तक ये खबर न पहुंचे, मैं ठीक होकर ही जाऊं। मगर पिछले 3-4 दिन से मेरे मन को चैन नहीं था, क्योंकि मैं जानता था मेरी माधवी सास ससुर के पास महाजन के यहाँ रेहन रखी है, नहीं किसी। बेटे, हेमावती की आवाज थर्रा गई। हाँ माँ, मुझे मालूम था तुम उसकी कोई सेवा स्वीकार नहीं करते थे। वह कमरे में एक कैदी के समान बंद रहती थी। उसे अछूतों की तरह खाना दिया जाता था क्योंकि उसने मुफ्त में तुम्हारे बेटे को छीन लिया था। उसका मजबूर गरीब बाप अपना सब कुछ बेचकर भी मेरी कीमत चुका नहीं सका था। बस कर बेटे, चंद्रमोहन ने भर्राई हुई आवाज में कहा, भगवान के लिए बस कर। नलिन के होठों पर एक पीड़ा भरी फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई और वह धीरे धीरे बोला, मैं जानता हूँ आज आपको ये सब सुनते हुए कष्ट होगा, मगर आज मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि शायद फिर कभी बोलने का अवसर न मिले रहा। बेटे, हेमा ने कांपकर कहा, क्या कह रहा है तू? हाँ माँ, आज सुबह संयोग से मेरे कमरे में एक डॉक्टर अखबार ले आया था जिसमें मैंने
पहले ही पृष्ठ खबर पढ़ी। माधवी के नाम 5 लाख रुपये की लॉटरी निकली है। तब मुझे लगा कि अब मेरी माधवी को इस पिंजरे जाएगी। मैंने डॉक्टर से मुक्ति को अपने की सही परिस्थिति से अवगत दिया। मैंने बताया कि मैं घर वालों को मिल घर करा परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए स्मृति खोने का ढोंग किया था। अब परिस्थिति बदल गई है। डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया और मैं इसलिए घर आया था कि अब तो आपको अपने बेटे के पालन पोषण और पढ़ाई की पूरी कीमत ही नहीं बल्कि बदला तथा मेरे पूरे जीवन का चक्रवर्ती ब्याज भी मिल गया है। उस भिखारी पिंजरे की मैना को आजाद कर दीजिए। मुझे केवल मेरी माधवी दे दीजिए मुझे, या मेरी माधवी को 1 रुपया भी नहीं चाहिए। 5 लाख से आप दोनों चैन से रहिए। बेटे, मगर आप लोग मेरी माधवी को घर से निकाल चुके थे और शायद अब इसलिए उसे ढूंढते फिर रहे थे कि उसके बिना आपको 5 लाख रुपए नहीं मिल सकते। बस कर बेटे, चंद्रमोहन ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू हो जाए तो 10,000 जूते मार लेना, मगर अब हमें अपमानित न कर इतना। बेटे, हिमावती ने नलिन का माथा चूमकर कहा, हमारी आंखों पर अहंकार और लालच के पर्दे पड़ गए थे। हम भूल गए थे कि औलाद से बड़ी दौलत कोई नहीं होती। आज तेरा ये हाल देखकर हमें लगा कि तेरे शरीर का एक एक घाव हमारी आत्मा पर लगा है। हमें तेरा जीवन चाहिए बेटे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरा जीवन। हाँ बेटे, चंद्रमोहन ने रोते हुए कहा, तू जीता रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी लॉटरी है। हमें नहीं चाहिए लॉटरी की रकम, ये ले, ये देख। चंद्रमोहन ने जेब से लॉटरी का टिकट निकाला और उसे पुर्जे पुर्जे करके फेंकते हुए बोले, तू जीता रहे, हमारी आयु भी तुझे लग जाए। बेटे, माधवी के साथ हमने जो भी अन्याय किया, हम माधवी से उसके लिए क्षमा मांग लेंगे। अब माधवी हमारी बहू ही नहीं, हमारे सिर की ताज है। इस घर की मालकिन माधवी रहेगी। सचमुच हमारी मति भ्रष्ट हो गई थी बेटे।